सर क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? के श्रीवास्तव। सर जैसे कि आपकी टीकमगढ़ विधानसभा में चारों तरफ हल्ला है, चारों तरफ चर्चा है कि आप विधानसभा चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो क्या कारण है जिसके चलते आपको आज चुनावी मैदान में आना पड़ा? इस चुनावी मैदान में आना बड़ा सार्वजनिक जीवन में है जी, तो स्वाभाविक है। छात्र राजनीति से लेकर के और यहाँ तक पहुँचे हैं तो लोगों की उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। जी, बीच में 5 साल का नगर पालिका के माध्यम से काम करने का अवसर मिला, उस समय लोगों ने देखा है। जी, फिर 5 साल विधानसभा में भी काम करने का अवसर मिला, वो भी देखा है। तो अब ये तो लोग बता सकते हैं कि वो क्यों माने ऐसी चाहत बनी हुई है कि मैं पुनः आऊं। और जब सार्वजनिक जीवन में तो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति जो भी पार्टी में काम करते हैं जी, सबको चुनाव लड़ने का मन होता ही है कि हम जिम्मेदारी में आए और जिम्मेदारी के साथ साथ फिर लोगों के लिए काम करने का जो सेवा का संकल्प लिया है उसको हम पूरा कर पाएं। जो काम छूट गए हैं, कोई नई योजनाएं हैं, उनको भी लाने का प्रयत्न हो। तो इस कारण से स्वाभाविक है, हर कार्यकर्ता के मन में रहते ही है। तो जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी मूलभूत समस्या हैं जो आपको जनता से सुनने को मिल रही हैं? नहीं, अब मूलभूत समस्याएं, बुंदेलखंड बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। जी, ठीक है, तो यहाँ पर पीने के पानी की बड़ी समस्या सदैव रही है। बुंदेलखंड का जो स्टेटा है, यहाँ पर सतही भूजल पर हम लोग सब आधारित रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमें जो प्राप्त होना चाहिए वो यहाँ बहुत कम है। तो जलवायु है, यहाँ पर पानी का बड़ा कभी अवर्षा तो कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी पाला सूखा, ये निरंतर यहाँ की माने उसमें चलती रहती है। तो जिस समय मैं नगर पालिका में था उस समय भी 3 साल का सूखा था, तो पीने के पानी की व्यवस्था करना, शहर में भी पीने के पानी का सूखा के समय में करा देना, ये सब बातें फिर इसी को ध्यान में रख करके विधानसभा के स्तर पर भी वही काम प्रायोरिटी पर हमने लिया। और पूरे विधानसभा क्षेत्र के 165 गांव और दूसरे विधानसभा के भी 36, ऐसे 201 गांव में पीने के पानी को समूह नल जल योजना के आधार पर बनवा करके और उसको मंत्रिपरिषद में स्वीकृत करा करके, उसको वित्त समिति की बैठक करा के, उसको मिनिट्स तैयार करके और बजट के लेवल तक वो काम। तो इसके कारण कहीं ना कहीं एक तो ये काम हुआ, दूसरे सिंचाई के साधनों का बड़ा अभाव। तो एक बांसुधारा डैम बना जिसके कारण काफी एरिया हमारा सिंचित हुआ है। अभी भी कुछ काम रह गए, तो इन सब कामों को करने का मन है, आगे अवसर मिलता है तो ये सब काम पूर्ण हो सके। दूसरा, यहाँ बुंदेलखंड में केवल खेती पर ही लोग आश्रित हैं। यहाँ कनेक्टिविटी की बड़ी दिक्कतें रही है जी, यातायात के साधन नहीं थे, अब तो ट्रेन रूट भी हो गया है। मैं धन्यवाद दूंगा उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने शिलान्यास किया था। आज बहुत सी ट्रेन निकल रही है, तो ये कनेक्टिविटी दूर हुई, तो अब नए उद्योग धंधे भी यहाँ स्थापित होने की दिशा में एक मार्ग खुला है। तो जो पलायन की समस्या हमारे बुंदेलखंड में है, इससे भी निजात मिल पाए, इसके लिए भी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि ठोस कारगर उपाय हम सबको, यहाँ के सभी राजनीतिक लोगों को, सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर के करना पड़ेगा। और उस दिशा में हमारी सोच है और हम उसको मिशन बना करके काम में लगेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। जी, ये सब काम है। बाकी इसके अलावा टीकमगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं आपकी नज़र में? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर टीकमगढ़ में एक ही जिला अस्पताल था, बाकी छोटे छोटे अस्पताल जगह जगह थे। जी, तो जहाँ अब आवश्यकता पड़ी उनको मोटिवेट किया है। उसको जैसे जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रेडेशन कराया। कहीं नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। मेरे समय में 5 साल के कार्यकाल में बड़ागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, बुलेरा बना, एक मबई में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला, छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र भी खुले। और टीकमगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वो ट्रामा सेंटर के रूप में उसको भी 7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वो देकर के और बिल्डिंग और बिस्तरों का उसमें उन्नयन हुआ। तो ये सब काम हुए हैं। अभी बहुत बड़ा काम हुआ है कि टीकमगढ़ को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। यद्यपि अभी लंबे समय से मांग चलती रही, मेरे समय में भी उस बात को हमने केंद्रीय मंत्री उमा जी के सामने भी रखा, अपने स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के, सबने, लेकिन उस समय नहीं हुआ। आज वो काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि अब इसमें भी टाइम लग सकता है, स्वाभाविक है। तो ये जो मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ में बनने जा रहा है,
किस जगह पर ये बनने जा रहा है? नहीं, अब अभी कोई डिसाइड नहीं है। और यानी कि पास हो गया है। हाँ, यहाँ स्वीकृत हुआ है और 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उसका यहाँ विधिवत भूमि पूजन शिलान्यास जो भी होगा। तो अभी एक्यूरेट जगह का कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो होगा तो टीकमगढ़ में ही है। वो टीकमगढ़ जिले को मिला है तो कहीं भी होगा, 2-4-10 किलोमीटर इर्द गिर्द इधर उधर होगा, लेकिन टीकमगढ़ को एक सौगात मिली है। वो टीकमगढ़ में बन रहा तो टीकमगढ़ के लिए बड़ी उससे लोगों को लाभ होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो ये जो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्र जो सरकारी अस्पताल चल रहा है, तो उसमें जो सेवाएं मिलनी चाहिए जनता को वो बराबर मिल रही हैं? नहीं, ऐसा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जी अभी भी जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए वो सुविधाएं हम देते भी हैं, लेकिन अपर्याप्त की स्थिति भी बनी रहती है। और डॉक्टरों का सबसे बड़ा ये रहता है अभी डॉक्टरों का निकलना, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2003 तक मात्र 7 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर थे। आज हम 18 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, तो आप एक मेडिकल कॉलेज खोलने में, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में समय लगेगा, फिर उसमें छात्रों का एडमिशन होना, फिर डॉक्टरों को तैयार करना। 6 वर्ष लगता है एक डॉक्टर को तैयार करने में जी। तो 6 साल तो एक मेडिकल कॉलेज खुला, फिर तो 2 साल 3 साल उसको लग गए, 6 साल एक, तो 9 साल में एक पहला बैच निकल के आता है किसी मेडिकल कॉलेज से। तो अब डॉक्टरों की जो आवक हुई है वो प्रारंभ हुई है, तो डॉक्टरों की कमी को पूर्ति भी हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसे 18 मेडिकल कॉलेज हुए हैं, तो इन सब में एक मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट बैच सेकंड बैच इसको निकलने में मुझे लगता है कि 8-9 साल का समय तो लग ही जाता है। तो अब डॉक्टरों की आवक होगी। अच्छा, फिर दूसरा एक और सिस्टम है कि डॉक्टर 3 साल 2 साल का बाउंड भर के आते हैं और फिर वो प्राइवेट में ज्यादातर जाकर के और ड्रॉप आउट कर देते हैं या BRS लेकर के वो चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में थोड़ा सा चिंतन हम सबको भी करना चाहिए और समाज को भी, और जो डॉक्टर पढ़ करके आए हैं उनको भी कम से कम कि इतना खर्च एक डॉक्टर के ऊपर सरकार खर्च करती है, तो कम से कम हम अपनी सेवाएं अपने 30 साल का कार्यकाल है उसमें कम से कम 15 साल तो हम दें, लेकिन ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी। तो तब जाकर के हम ठीक दिशा में जो सरकार की मंशा है और जो जनता चाहती है वो हम कर पाएंगे। इसके अलावा सर हम जानना चाहेंगे कि टीकमगढ़ विधानसभा के अंतर्गत शिक्षा का स्तर कैसा है? टीकमगढ़ प्रारंभ से ही बहुत पुराना जिला है जी। और मैं समझता हूँ कि आजू बाजू के अगर दूसरे जिलों को हम देखें तो उससे भी ज़्यादा यहाँ एजुकेशन हम 1973 में PG 72-73 में यहाँ PG पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस और अन्य फैकल्टीज में यहाँ हो गया था। फिर लॉ कॉलेज भी यहाँ है, फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज भी यहाँ है, ITI भी यहाँ है, गर्ल्स कॉलेज भी हमने यहाँ खोले हुए, कई प्राइवेट भी खोले। इसके साथ हम प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन, इसमें भी हम माने एक समय ये स्थिति थी कि हर 15-20 किलोमीटर में हाई स्कूल वगैरह हमें मिलता था। आज हम 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल, 4 किलोमीटर पर हाई स्कूल बन गए हैं। केवल मेरे ही 5 साल के कार्यकाल में हम देखें तो 15 हाई स्कूल और 2 इंटर कॉलेज केवल एक पंचवर्षीय में। तो ये हमारा काम करने का जो स्टाइल है, हमारी सरकारों ने जो शिक्षा को नीचे स्तर तक उतार करके, अब स्वाभाविक है लोग उसमें टीका टिप्पणी कर सकते हैं कि अभी टीचर्स के, तो स्वाभाविक है जब इतनी बड़ी संख्या में हम स्कूल खोलेंगे तो दूसरा, अब एक कदम पहले उठाना, पहले के गड्ढों को भरना, दूसरी सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना, फिर हमें स्टाफ भी देना, फिर उनको हमें एपरेटस भी उपलब्ध कराना, पढ़ाई की सामग्री भी उपलब्ध कराना, हमें सारी चीजें, प्रयोगशालाएं भी देना, ये सब लैब देना। तो ये चीजें स्वाभाविक है कि एक साथ तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम प्रारंभ हुए हैं और हमने उस दिशा में बढ़ना प्रारंभ किया और अच्छी स्थिति में। लेकिन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है, टीकमगढ़ विधानसभा के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, कई ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि विद्यालयों की स्थिति काफी जर्जर स्थिति में है। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। अभी जो हाई स्कूल बने हैं 1.25 करोड़ रुपए में होटल जैसी बिल्डिंग्स बनी हुई हाई स्कूल की। अब जो पुराने बने हैं तो उनका, हमारा जो शिक्षा मिशन विभाग है, शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, वो जहाँ पुराने स्कूल है, जर्जर है, 50 तो उनकी रिपेयरिंग चल रही है और नए अतिरिक्त भवन और उसके लिए अन्य जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के हिसाब से काम चल रहा है। तो इसके अलावा जैसे कि आप जो जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी समस्या हैं जो आपको अभी नजर आ रही हैं कि ये समस्या पहले दूर होनी चाहिए? मैं अब जनता के बीच में, देखिए ऐसा है कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये किसी भी सरकारों के प्राथमिक काम हैं जिनको करती है सरकारें।
और ये काम हमारी सरकार ने 2003 के पहले तो इन पर भी काम नहीं हुआ। सड़कों की हालत देखे तो सड़कें पहले गड्ढों में ही तब्दील हुआ करती थी। सर और एक मिनट, जैसे कि आपने कहा सड़कों की हालत, तो टीकमगढ़ विधानसभा में भी अगर मुख्य जो जनपद है टीकमगढ़, उसमें भी कई जगह देखा जाए तो सड़कों की हालत बद से अब ये आज भी आप इस पर क्या विचार है? टीकमगढ़ शहर की सड़कों के बारे में बात कर रहे होंगे, स्वाभाविक है जी। कभी नल की पाइपलाइन तो कभी रिलायंस और ये आपके नहीं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें भी एक प्रावधान है, सुना है ऐसा मैंने, कि अगर जो पाइपलाइन डलती है, जिस कंडीशन में उन ठेकेदार को वो रोड दी जाती है, उसी कंडीशन में उनको वापस भी किया करना होता है। लेकिन आज देखा गया है कि उनने पाइपलाइन डाल दी, लेकिन उस रोड को पूरी तरह मरम्मत नहीं किया। नहीं, आपने केवल टीकमगढ़ शहर की बात मुझे लगता है, बाकी तो इतनी क्वालिटी और गुणवत्ता युक्त सड़कें हमारी बनी है। टीकमगढ़ विधानसभा की बात करूंगा मैं जी। टीकमगढ़ विधानसभा में कोई ऐसी सड़क अब नहीं रह गई है जिसको बनाने के लिए दूसरों को अवसर मिल पाए। मैं अपने ही कार्यकाल में 13 से 18 के बीच में इतना काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का हुआ है कि सड़कें कोई शेष बची नहीं। बाईपास रोड के बारे में नहीं हमें मिल पाए तो हमने जो उपलब्ध था वो हमने बाईपास रोड निकाला। अब शहर के बारे में तो ये आप जानते हैं, नल कनेक्शन होना, कभी BSNL की लाइन तो कभी रिलायंस की लाइन तो कभी जियो की लाइन, तो ये सब खुलना, उनका मेंटेनेंस करना। अब मेंटेनेंस होते समय जो टीम जिम्मेदार है उसको थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना चाहिए। वो मॉनिटरिंग का कहीं मैं अभाव मानता हूँ। वही चीज मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, तो वो अभाव, वही चीज मैं कह रहा हूँ, जिस कंडीशन में ठेकेदार रोड लेता है, वही कह रहा हूँ ना, लेकिन वो उसमें करते नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये मॉनिटरिंग का अभाव है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं ना, सरकार तो बना के दे दी है, लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उन ठेकेदारों पर नकेल कसने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम ये स्थानीय स्वायत्त जो स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनको और जिला प्रशासन को मॉनिटरिंग करके और इसको करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। जहां कमी है वहां करवा भी लेते हैं जी। अच्छा सर, जैसे कि आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक समस्या सबसे आम जो जनता से सुनने को आपको भी मिलती होगी कि आवास पर एक सरपंच पैसा लेता है। देखिए, ऐसा है कि स्वाभाविक है, मान लीजिए 5 सर्विस की जगह कोई निकली है नौकरी के लिए, जी ठीक है जी, 5 नौकरी की जगह निकली और 50 लोग खड़े हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मैं नंबर 1 पर आ जाऊं, मैं नंबर 1 पर आ जाऊं। अब उसको आना ही है, थोड़ा सा धैर्य रखेगा, 50 को ही आवास मिलनी है, और पहले 5 का होगा तो फिर जो शेष कोट आएगा वो अगले 5 को मिलेगा, अगले 5 को मिलेगा। लेकिन हम में इतना धैर्य नहीं है उन हितग्राहियों में, तो वो जाकर के स्वतः अगर ये सब प्रयास करेंगे तो सामने वाले को लक्ष्मी कहाँ बुरी लगती है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लोगों को धैर्य, आपका कहने का मतलब है कहीं अगर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसमें जनता पूरी तरह दोषी है? नहीं, पूरी तरह दोषी नहीं है जी। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जनता भी प्रयत्न पूर्वक कर दी कि मेरा आ जाए, मेरा आ जाए, तो लोग, तो इसको हमें थोड़ा सा धैर्य पूर्वक करना चाहिए। आपका होगा ही, आपका लिस्ट में नाम है तो उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन हम शांत बैठते नहीं, जल्दी से हो जाए, बिना पैसे के शायद नहीं हो रहा होगा इसलिए। और अगर नहीं हो रहा तो आप शिकायत करिए, बताइए, हम जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमारी पार्टी के लोग बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, आप बातचीत करिए कि क्यों नहीं हो रहा, लिस्ट में अगर नाम है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा हमें जागरूकता और अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और कहीं जहाँ शिकायतें हुई है उनको कई जगह तो ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो रोजगार सहायक हो या पंचायत सेक्रेटरी हो, सरपंचों के ऊपर भी कार्रवाइयाँ हुई है जिन्होंने ऐसे गड़बड़ काम किए। नगर पालिकाओं में भी जांच वाँचें चलती है, ये सब स्वाभाविक है। अब ये जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें ही लोग कुछ गड़बड़ियां करते हैं। तो अब 50 साल का दाढ़ में लगा हुआ भ्रष्टाचार का खून कांग्रेस के समय से इतनी जल्दी कैसे ठीक हो पाएगा जी। अगर आपको टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है और आपका फिर से सहयोग करती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो वो कौन सी सबसे बड़ा कदम होगा विकास के लिए जिस पर आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए, एक तो पीने के पानी का जो अभी समूह नल जल योजना प्रारंभ हुआ है जी, वो समूह नल जल योजना के पाइपलाइन गांव में तो बिछना प्रारंभ हो गई है, लेकिन अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बांसुधारा से चल करके और शुद्ध पेयजल जो क्लियर वाटर है वो लोगों तक पहुंच जाए, वो ट्रीटमेंट प्लांट बन जाए, फिल्टर प्लांट बन जाए, और जाकर के क्लियर वाटर का उसको बॉल्व ऑपरेट होकर के और जगह जगह उसकी मॉनिटरिंग होकर के वो काम हो जाए। एक काम तो ये प्राथमिकता के आधार पर हर घर नल। दूसरा, अभी भी हमारा क्षेत्र, एक क्षेत्र में बांसुधारा के कारण सिंचाई का सुविधा उपलब्ध हुआ है, लेकिन दूर क्षेत्र में
हमारे टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जमीन ज्यादा चली गई है, यहाँ सिंचाई के साधन, सिंचाई की सुविधा हमें उस पानी से नहीं मिल पाई, तो हम उस पानी का कैसे और उपयोग कर सके, कैसे इस क्षेत्र को और हम सिंचित कर पाए, इसके लिए एक धसान डाइवर्सन योजना चलती है। वो बेनिफिशियल उस समय मेरे विधानसभा के समय मैंने कई बार विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया, लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं बता करके अधिकारियों ने उसको कहीं ना कहीं रोका। तो फिर मेरा कहना है कि जिस प्रकार से नर्मदा को छिप्रा में लिंक्ड किया गया है, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना, मध्य प्रदेश में ऐसी कई परियोजनाएं बनी हैं जिनके टरबाइन पंपों के माध्यम से, साइफन के माध्यम से और उस क्षेत्र को सिंचित करने का प्रयत्न हुआ। यही चीज फिर हम अपनी धसान और जामनी नदी को टरबाइन पंप के माध्यम से धसान जामनी लिंक परियोजना इस माध्यम से लाएंगे। तो मुझे लगता है कि लगभग 25 से 30,000 हेक्टेयर जमीन इस पूरे अभियान से हमारी और जो सिंचित हो जाएगी, जहां अभी भी हम पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जी, चैनल के माध्यम से आप टीकमगढ़ विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसने न केवल सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बीच में काम किया, इन सब में भी हमने काम किया, 24 घंटे बिजली देने का काम किया, सिंचाई का रकबा भी हमने बढ़ाया है, हमने स्कूलों की सुविधाएं भी दी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज जैसी ये सारी सुविधाएं देकर के, रोडों से लेकर के ये सब तो हमने किया है। जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर भी हमने काम किया, भ्रूण हत्या ना हो, बेटी का विवाह हो, हमने लाडली बहना, किसानों को हमने समृद्ध करने का काम किया है, हमने संबल योजना बनाकर काम किया है। ऐसी सरकार जिसने आपके माने आज कोई गरीब रह न जाए, इसके लिए भी हमने चिंता की है। कोरोना के टाइम में भी हमने सुविधाएं देकर के निःशुल्क, नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हो चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार की योजना हो, सबने उन मुद्दों को टच करके लोगों को जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयत्न किया। किसानों को हमने सम्मान निधि देकर के 6,000 अगर केंद्र सरकार दे रही तो 6 हमने दी। तो ऐसी सरकार जो जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर भी आपको तीर्थ दर्शन कराने का काम भी करती हो, तो श्रवण कुमार बनकर के ऐसी सरकार के साथ कांग्रेस के भटकाव में आकर के, कांग्रेस के छद्म गारंटी, छद्म वादों पर, जिस प्रकार से 15 महीने की सरकार के पहले जो उन्होंने घोषणाएं की थी, वो जो लॉलीपॉप उन्होंने थमाए थे, न कर्ज माफी हुआ, न बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला, न 25,000 की जगह 51,000 रुपए बेटियों के विवाह का कन्यादान का मिला। ऐसे लोग जो विश्वासघात करके जनता के साथ बीच में 15 महीने के लिए बिल्ली के भाग से छीका टूटने के कारण उनकी सरकार बनी थी, ऐसे लोगों के भ्रम में पुनः नहीं आए। वो फिर 5 गारंटी देकर के आपके बीच में आने वाले हैं। बहेलिया जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा और उसमें आप फिर मत फंस जाना। ऐसी सरकार को मेरा यही जनता से, और मुझे भरोसा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, अन्य शिवराज जी, अन्य नरेंद्र सिंह जी, हमारे पार्टी के वीडी शर्मा, हमारे नेतृत्व को, उन पर सब पर आस्था है और विश्वास है। और मुझे भरोसा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। मैं जनता को यह कहता हूँ कि ऐसे बहुरूपियों से बचिए। धन्यवाद।